नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो नारी बंधन शक्ति अधिनियम, जिसके लिए 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक पारित करवाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया, लेकिन यह बिल पारित नहीं हो पाया। तो यह बिल क्यों नहीं पारित हो पाया, इसके पीछे क्या कारण है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ और उसके बारे में मैं आप लोग के सामने जो कमियां रहीं उसी को बता रहा हूँ। यह मेरा अपना विचार है। तो पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल यानी 17 अप्रैल 2026 को रात्रि में 8:30 बजे से 9 बजे तक नारी बंधन शक्ति अधिनियम के संदर्भ में जो राष्ट्र को संबोधन किया और सारा इल्ज़ाम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, ये सब पर लगाया। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी को या सत्ता पक्ष के अलायंस को पता है कि अभी बंगाल में, तमिलनाडु में चुनाव होना है जो 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित है, तो इस बीच में यह बिल लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के 42 सांसद हैं, तो डीएम के भी लगभग 30 सांसद हैं। तो इनका तो यह उद्देश्य था कि इनके सांसद निर्वाचन में बिजी रहेंगे और मैं इस बिल को पारित करवा लूँगा। एक तरह से ये इस बिल का ये राजनीतिक फ़ायदा लेना चाह रहे थे। अगर निस्वार्थ भाव से अगर इलेक्शन के बाद लाते, तब इनका जो ईमान था या जो इनका जो ईमानदारी था वो पता चलता। इस संदर्भ में गोरखनाथ जी ने जिस परंपरा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा था कि 9 लाख पत्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेल ले, तब अंतरी बसे भंडारा। इसका मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति को लोभ, माया या अन्य तरह के चीज़, जो सांसारिक वस्तुएं आगे नाचते रहता भी है, लेकिन उसको वो त्याग करके अपने वो काम पे लगा रहता है यानी वो अपने योग पे लगा रहता है। अब ऐसे लोग को ही जोगी कहा जाता है, क्योंकि आगे कहा गया है 9 लाख पत्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। तो ऐसे लोग जोगी होते हैं और उनके मन में तभी ईश्वर का वास होता है, भगवान का वास होता है। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री भी देखा जाए तो एक तरह से देश की जनता के लिए योगी का ही रूप है, भगवान का ही रूप है। लेकिन इनके ईमानदारी पर, इनके कर्मों पर ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर आपने, जब देश में निर्वाचन चल रहे हैं, तो आपने इस समय क्यों लाया। एक बात इसमें और उभर कर आता है कि जिस समय आपका अलायंस का, एनडीए अलायंस का 2019 के निर्वाचन में 333 सदस्य चुन करके आए, जिसमें 303 बीजेपी के और 50 इसके अलायंस के थे, तो उस समय आपने इस विधेयक को, इस बिल को क्यों नहीं लाया। ये भी इनके
ईमानदारी पर, इनके सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि उस समय आप आसानी से इस बिल को पारित करवा लेते और शायद आप जो 2024 के निर्वाचन में अब की बार 400 पार के नारा दे रहे थे तो शायद 400 पार भी कर जाते। लेकिन इस बिल को आपने अभी लाया, इस पर कहीं न कहीं आपके सच्चाई और ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अब जो प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के संबोधन में समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम और कांग्रेस पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि इस बिल का जो विवादित होने का एक जो कारण है यह भी है कि इसमें ओबीसी के महिलाओं के लिए आरक्षण की बात प्रारंभ से ही की जाती रही है, जो अब तक इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। तो जब M.K. स्टालिन, अखिलेश यादव जी कांग्रेस ओबीसी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं तो इनका तो जिम्मेवारी बनता है कि ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करेंगे। एक पारित नहीं होने का एक इसमें और कारण है कि इसके साथ साथ आप परिसीमन अधिनियम भी लेकर के आए, जिसके अंतर्गत सीटों की बढ़ोतरी की बात की गई। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट निर्वाचन के पहले परिसीमन कर दिया जाता, जिससे दक्षिण के राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ता, ये सब लोग को पता है। इसके साथ साथ सत्तारूढ़ दल की जो सरकार है अपने मन मुताबिक परिसीमन करवाते, निर्वाचन क्षेत्र बनवाते, जिसके कारण इनको भारी लाभ होने की संभावना थी। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी जो SIR हुआ उसमें सत्तारूढ़ दल को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, जिसका एक उदाहरण आपको मैं पश्चिम बंगाल को भी दे सकता हूँ, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा है कि जिनका नाम मतदाता सूची से कट गए हैं और जो सही कैंडिडेट हैं उनके लिए पूरक मतदाता सूची बनाया जाए। इसके अलावा जो बीजेपी के समर्थक मतुआ समुदाय के लोग थे उनका भी बड़े पैमाने पर नाम कटा है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनको SIR के कारण जो नुकसान होने वाला है वह परिसीमन में भी हो सकता था। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने महिला विधेयक को रोक दिया, तो जब 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी HD देवेगौड़ा ने जब महिला विधेयक को लाया था तो बीजेपी के लोगों ने, जो सांसद थे और उस समय के जो तत्कालीन आडवाणी जी, वाजपेयी जी, उन्होंने क्यों रोका? अगर इतने आप महिला के संदर्भ में शुभचिंतक थे तो उस समय पारित करवा देना चाहिए था। और अब जो महिला विधेयक, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संदर्भ में बार बार यह कहा जा रहा है कि इसमें ओबीसी के महिलाओं के लिए भी सीटों का प्रावधान किया जाए। जो कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, तो जो पंचायती राज अधिनियम आया वो किसके शासनकाल में है? यह 73वें संविधान संशोधन, जो पंचायती राज अधिनियम, और 74वें संविधान संशोधन जो नगर निगम से संबंधित है, वो PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आया, जो 1992 ईस्वी में था। उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कांग्रेस की नीति को, उसके निर्णय को बताता है
कि महिला आरक्षण के संदर्भ में कहीं न कहीं कांग्रेस में इच्छा शक्ति रही है। तो इस संदर्भ में ही गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ ने भी कहा है कि जोगी सोई जानिए जग से रहे उदास, तत् निरंजन पाही पाइए कहे मच्छिंद्र नाथ। इसका मतलब यह होता है कि जोगी वह है जो उदास है, उसको लोभ लालच नहीं है, तभी वह भगवान को पा सकता। उसी तरह से इस संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में देखा जाए तो जोगी वह व्यक्ति है जो निष्पक्ष होकर के सबका भला सोचता है, सबके लिए करता है, और उसको मोह माया लोभ पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। वह सिर्फ सब जन कल्याण की बात करता है। इस तरह से अगर प्रधानमंत्री जी ओबीसी के लिए भी, अगर ओबीसी के महिलाओं के लिए भी अगर प्रावधान करते तो शायद ये विधेयक पारित हो जाता। और यह भ्रम में डालने वाला है, लोगों को गुमराह करने वाला है कि विपक्ष के लोगों ने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। अगर आप में इतना इच्छा शक्ति थी तो ओबीसी के महिलाओं के लिए क्यों नहीं इसमें प्रावधान किया? क्योंकि जब ओबीसी को आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलना शुरू हुआ तभी SC ST के लोगों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ, क्योंकि पहले आप इनको NFS लिख करके आप उस पर जनरल से उस कोटा को भर देते थे। ये जांच करने की आवश्यकता है। थैंक्स।